हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज 14 सितंबर, राइट। तो कल आपका एग्ज़ाम है, तो एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब एट द एंड ऑफ द डे अपने माइंड को प्रिपेयर रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और मेरी तरफ से आपको पूरे कोर्स मिलेगा यहाँ पे। अभी जितने मैं 5th यूनिट पे हूँ, मैं रात तक, अभी मेरे पास फिर भी टाइम है, बहुत लेट हो गया है, बट फिर भी मैं आपके लिए एक क्विक रिवीजन लेके आई हूँ। और अभी जो 4 यूनिट बचे, मतलब ये तो 5th यूनिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी, और जो बाकी 4 है वो भी मैं रात तक आपको दे दूँगी। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊँ अपनी साइड से। बाकी बाकी आपकी किस्मत और आपकी प्रैक्टिस और आपकी मेहनत है। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द जो है टुमारो एग्ज़ाम के लिए। अपना पूरी प्रिपेयर रहेगा। 2 सेशंस जो हैं क्लास के क्वेश्चन आंसर्स के, जिसमें ऑलमोस्ट आपको 150 टू 180 तक आपको जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएँगे। बाकी और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। आप एनटीए के भी कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ये है, कोर्स सेम है। हाँ, कुछ कोर्स डिफरेंट है, जैसे कंपैरिजन जो आज मैं करने वाली हूँ, ये एनटी यूजीसी नेट में नहीं है। कंपैरेटिव स्टडी करना यूके यूएसए और इंडिया की। तो ये टॉपिक आज जो है, ये जो है यूजीसी वालों के लिए भी नया टॉपिक है, अगर वो लोग भी देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना सेशन को। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज क्लास 13 है ये, ठीक है जी। सिलेबस चल रहा है ओपीएससी जो है पीजीटी का। एंड ये रिवीजन थ्योरी क्लासेस है। मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी नीड, स्कोप, मीनिंग, पर्पस, कंपैरेटिव एजुकेशन का बेस्ट फैक्टर्स बताऊंगे, मतलब जो बेसिक फैक्टर्स हमारे कंपैरेटिव एजुकेशन में लिए जाते हैं, अप्रोचेस हैं, प्लस हमारा ये कंप्लीट वाला कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, सुपरविजन का, कंट्रोल ऑफ एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, टीचर एजुकेशन का, एंड डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन के डिफरेंसेस करेंगे हम यूएसए, यूके और इंडिया के बीच में। तो ये तीनों का डिफरेंस आएगा। ये जो हमारा ये वाला टॉपिक है ना, ये जब हमारा करिकुलम, जो हमारा जो ये सिलेबस है एन टी यूजीसी नेट का, जब वो रिवाइज नहीं हुआ था, मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, मुझे इतना ध्यान भी नहीं है, 2016 17 19, तो हमारा जो है 18 समथिंग हमारा जो है ये रिवाइज हुआ था सिलेबस। उससे पहले ये वाला कंपैरेटिव जो है वो था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम नहीं हम गवाएंगे, थोड़ा क्विक सेशन रहेगा, थोड़ा सा भागने वाला सेशन रहेगा, तो जल्दी से अटेंड कर, मतलब जल्दी से जो है बी अटेंटिव। आप लोग भी अटेंटिव रहिए। नोट्स, नोटबुक जो भी आपको लेके बैठना है वो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। कंपैरेटिव एजुकेशन है क्या चीज? कंपैरेटिव यानी कि कंपैरिजन, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी है जहां पर हम एग्जामिन करते हैं एजुकेशन सिस्टम को, उसमें होने वाले प्रोसेसेस को और उसके आउटकम्स को अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। वेरी सिंपल डेफिनेशन है ना। जहां पर हम लोग फील्ड ऑफ स्टडी है और जहां पर हम लोग एग्जामिन करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंगली। Meaning, comparative education involves the systematically comparing the practices, policies and outcomes from the different countries के बीच में हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। तो एक पहली बात आ गई कि ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है जी, है ना जी। ये एक फील्ड ऑफ स्टडी हो गई जहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। दूसरी बात जी आ गई यहाँ पे, ये एक सिस्टमैटिकली है जी। भैया ये एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। एंड दे कैन इंक्लूड एनालाइजिंग द करिकुलर, टीचिंग मेथड्स कंपेयर करते हैं हम लोग, एजुकेशन के आउटकम्स को कंपैरिजन करते हैं, स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब कंपेयर करने के लिए नीड क्या है, वाई वी नीड दिस? सबसे पहली जरूरत आती है ग्लोबलाइजेशन की। पता तो चले बाहर के देशों में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम फॉलो करा जा रहा है। सोसाइटीज बिकम मोर इंटरकनेक्टेड, दे आर वेरी इंटरकनेक्टेड हो गई हैं। तो अगर भाई देखो, अगर जो चीज़ बाहर मिल रही है, तो लोग फिर अपने इंडिया को तो इग्नोर ही कर देंगे, सारे लोग बाहर जाके पढ़ने लगेंगे। तो भैया हमें इंडिया में अगर ये सब चीज़ें प्रोवाइड करानी है, एजुकेशन को फुली एक्सेस देना है, तो हमें बाहर की जो है अलग जो है चीज़ों को समझ के अकॉर्डिंगली अपने भारत देश में भी लाना होगा। तो नीड क्या है कंपैरेटिव स्टडीज़ की? यही है कि हमें ग्लोबलाइजेशन करना है। फिर आता है पॉलिसी डेवलपमेंट, जहाँ पॉलिसी मेकर्स एंड एजुकेटर्स जो होते हैं यूज देयर इनसाइट्स फ्रॉम द कंपैरेटिव स्टडीज। वो देशों के बीच में कंपैरेटिव एजुकेशन सिस्टम में कंपैरेटिव करके ना एक इंसाइट क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बनाना है, हाँ हमें ऐसे बनाना है। तो दे अपने फॉलोइंग जो है लिस्टिक्स बना लेते हैं। एड्रेसिंग द इनक्वालिटीज को एड्रेस कर पाते हैं और इम्प्रूविंग द क्वालिटी। अपने भारत देश में किस तरह की एजुकेशन को इनोवेटिव बनाया जा सकता है, क्लासरूम को कैसे एनहांस किया जा सकता है, कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमें कंपैरेटिव डेवलपमेंट से सीखने को मिलती हैं। ठीक है जी, आ जाओ। नेक्स्ट आता है कुछ हम बेसिक फैक्टर्स हैं। दीज आर द
फैक्टर्स जिनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडीज को करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को लेके, जिसमें हम गवर्नेंस देखते हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन देखते हैं और इंस्टीट्यूशन का फ्रेमवर्क देखते हैं। अब गवर्नेंस में ये आता है कि कैसे हमारी जो एजुकेशन है वो मैनेज की जाए, कैसे उसको रेगुलेट किया जाए, है ना। इन चीज़ों को समझने के लिए हम देखते हैं। और लेवल ऑफ एजुकेशन में आता है कि प्राइमरी पे देखें, सेकेंडरी टर्शियरी पे देखें, और इंस्टीट्यूशन के लेवल पे आता है कि वे स्कूल में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस तरीके के लेवल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। आ जाओ करिकुलम एंड पैडागोजी। अब करिकुलम एंड पैडागोजी, दिस इज द फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स हैं जहाँ पर हमारी कंपैरेटिव स्टडीज की जाती है। मतलब एजुकेशन सिस्टम को लेके कंपैरेटिव स्टडी होती है, करिकुलम को लेके, करिकुलम के डिज़ाइन को लेके कि कैसे डिज़ाइन किए जाए, टीचिंग मेथड्स को लेके, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के प्रोसेसेस को लेके, इनके बीच में कंपैरेटिव स्टडीज होती हैं। फिर एजुकेशनल आउटकम्स के बीच में, जिसमें हम अकेडमिक अचीवमेंट चेक करते हैं कि बच्चों के जो टेस्ट स्कोर्स हैं, कैसे हम लोग ग्रेडेशन रेट्स हैं कैसे लगाए जाए, इंडिकेटर्स ऑफ सक्सेस को कैसे मेजर किया जाए, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज कैसे देखी जाए, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस्ड रहें, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। तो ये एक होता है एजुकेशनल आउटकम, जिनके बेसिस पे हम लोग अपना क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक फैक्टर्स को देख के, जहाँ पे हम फंडिंग्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट फंडिंग्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के रिसोर्सेज कैसे, दैट मीन्स कि हम लोग ये देखते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज में स्कूल्स कॉलेजेस जो भी लेवल होता है, वहाँ पे इकोनॉमिक वाइज कैसे वो लोग अपना फंड्स को मैनेज करते हैं, कि वो जो उनको फंड्स दिए जाते हैं। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, उनको फंड की रेस की रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और इकोनॉमिक वाइज जो अगर वो वेल डेवलप्ड है तो बहुत ही बेहतर होगा, जैसे टाटा अंबानी के स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं। लेकिन अदर सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस नीड सम फंडिंग्स, ठीक है। और वो फंडिंग स्किल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पब्लिक प्राइवेट फंड को कैसे इवन बुलाया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इनके लिए हमें जो कहते हैं ना गाइडेंस की ज़रूरत, हम लोग इसीलिए जो है कंपैरेटिव स्टडीज़ करते हैं। पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स के लिए कि एजुकेशन की जो पॉलिसीज होंगी, गवर्न द, जहाँ पे लॉज रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स मेंटेन होंगे। फिर रिफॉर्म इनिशिएटिव्स की एफर्ट्स टू इम्प्रूव और चेंज द एजुकेशन सिस्टम, जहाँ इनोवेशन है, पायलट प्रोग्राम्स हैं, लार्ज स्केल रिफॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स, जहाँ हम इफेक्ट्स देखते हैं कि देखिए हमारी पॉलिसी का कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ सकता है, कैसे कैसे हम उनमें चेंजेस ला सकते हैं। वी नीड सम गाइडेंस टू फॉलो। तो अब हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में या इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स में हम लोग कंपैरेटिव स्टडीज़ करते हैं, जहाँ पे हम ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, या हम क्रॉस नेशनल कंपैरिजन करते हैं कि कंपैरेटिव स्टडीज दैट टुक ऑल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द एजुकेशन सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस अक्रॉस कंट्रीज, कि वी आर स्टडिंग इन द कंट्रीज दोज हु आर अक्रॉस फ्रॉम आवर नेशन, है ना, उनके क्रॉस कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। पर्पस में वही चीज़ें आती हैं, चीज़ों को समझना कि कैसे चीज़ें होती हैं, जो भी डिफिकल्टीज, जो भी चैलेंजेस एजुकेशन सेक्टर्स में आते हैं उसके लिए गाइडेंस लेना, प्रैक्टिस करना, फॉस्टरिंग द इनोवेशन को लेके आना, प्रमोटिंग द इक्विटी लाना, एनकरेजिंग द ग्लोबल डायलॉग्स, ये सारी चीज़ें पर्पस में आता है, ठीक है जी। की अप्रोच देख लीजिए। कंपैरेटिव जो एजुकेशन है एम्प्लॉयज सेवरल अप्रोच, यानी कि हम कैसे कर सकते हैं। पहले तो हमने सीखा पर्पस, क्यों करते हैं, नीड, स्कोप, डेफिनेशन, तो ये तो सब चीज़ें हमारी कंपैरेटिव एजुकेशन को समझने के लिए थी। लेकिन भाई करे कैसे, कौन सा मेथड यूज़ करें। सबसे पहला मेथड यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आता है डीप डिटेलिंग होती है जिसमें, ठीक है, जिसमें जैसे डॉक्यूमेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम की, जो भी स्ट्रक्चर है बाहर फॉरेन देशों में, फॉरेन कंट्रीज में या अक्रॉस द नेशन, जो है जो भी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर है उसको देखना, कि इंक्लूडिंग चाहे वो लेंथ ऑफ स्कूलिंग है, कितने लंबा स्कूलिंग चलती है, सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, टीचर पीपल रेशो क्या रखा जाता है, जो भी है बच्चों का रेशो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। फिर आती है एनालिटिकल अप्रोच, कि कोई चीज़ एनालिटिक्स में होती है, जैसे एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा ऑन एजुकेशन सिस्टम, ताकि हम समझ पाएँ कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एजुकेशन आउटकम्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हो गया डिस्क्रिप्टिव, सेकेंड वन इज एनालिटिकल। थर्ड आता है हिस्टोरिकल अप्रोच। अब इसका आता है एक्सप्लोर करना अपने एजुकेशन सिस्टम की, पहले हमारे वेदों में कैसे एजुकेशन सिस्टम हुआ करते थे, लोग कैसे पढ़ के इतने विद्वान बने,
क्यों होता था, कैसे इवेंट्स हुए, कैसे किसी चीज़ का विकास हुआ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इट एग्जामिन्स द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, और इसके लिए हम लोग कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आर्टिफैक्ट्स है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, या कोई भी रिफॉर्म्स का है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको इसके बारे में अपने जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताए, तो वो अप्रोच हम लोग निकाल सकते हैं। फिर आती है सोशियोलॉजिकल अप्रोच, जहाँ पर हम जो है रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं एजुकेशन एंड सोसाइटी की, कि हमारा एजुकेशन का सोसाइटी पे और हमारी सोसाइटी का एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्लास, एथनिसिटी, जेंडर इन्फ्लुएंस जो एजुकेशन है यहाँ पे, उसको हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, सोशल स्टार्टिफिकेशन को कम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजिकल अप्रोच में पढ़ते हैं। कल्चरल अप्रोच, दीज आर द अप्रोचेस, ये कौन सी अप्रोचेस हैं जो हमारे कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव एजुकेशन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, कल्चरल अप्रोच में आता है कि हाउ वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस द गोल्स, कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लोग वहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं, वो हमारे एजुकेशन के मेथड्स को, हमारे एजुकेशनल गोल्स को कैसे प्रभाव कर रहा है और उसे कैसे निकला जा सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ स्टडी हो सकती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल अप्रोच में हो सकती हैं। वी एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जो यहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब की यहाँ पे स्टडी हो सकती है। फिर उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस, कि अगर हमने कोई पॉलिटिकल वाइज कोई डिसीजन लिया है, उसका क्या इम्पैक्ट ऑडियंस पे पड़ता है। जब भी हम पॉलिसीज बनाते हैं, उसका प्रोसेस, उसका गवर्नेंस किस तरीके से प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग सीख सकते हैं। इकोनॉमिक अप्रोच के जो फंड्स आ रहे हैं, उनको कैसे रेज करना है और उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे ठीक ढंग से किया जाए, ये सारी चीज़ें आ गई। नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, दैट इज द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द यूएसए, यूके एंड इंडिया। इन तीन देशों के बीच में, इन तीन जो है कंट्रीज के बीच में जो है हम लोग अब कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है एजुकेशन सिस्टम। यूएसए में, यूएस जो एजुकेशन सिस्टम इज हाईली सेंट्रलाइज्ड है। लोकल जो स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट्स हैव सिग्निफिकेंट कंट्रोल रहता है ओवर देयर पॉलिसीज, करिकुलम और फंडिंग्स के ऊपर। बहुत बढ़िया बात है ये तो। जो भी इट इज़ वेरी लेस इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस में, तो फेडरल जो गवर्नमेंट होती है वो डे टू डे के उसमें नहीं होती है। सुपरविजन इज प्राइमरली कौन करता है, स्टेट और लोकल लेवल तक जो है सुपरविजन बड़े आराम से होता है। और जो स्कूल बोर्ड है, प्रिंसिपल्स हैं, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, बहुत बढ़िया बात है। कंट्रोल कैसे, फेडरल जो एजेंसीज हैं जैसे डीओई, इनका भी एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होता है। सेट ब्रॉड पॉलिसीज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, हैव अ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द लोकल इम्प्लीमेंटेशन। तो खुला खुला यहाँ पे अगर हम यूएसए की बात करें, तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, यूके में, यूके हैज़ मोर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, स्पेशली इन इंग्लैंड में, जहाँ पर डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन जो है, हमारे यहाँ डीओई होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। यूके में डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो है पॉलिसीज को बनाने के लिए, करिकुलम को। और स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्थर्न आयरलैंड है, हैव डेवलप्ड द एडमिनिस्ट्रेशन विद देयर ओन एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप कर रखा है। फिर आता है ऑफस्टेट, जिसका ऑफिस फॉर OFST। ठीक है, और यहाँ पे इन एजुकेशन के बारे में आता है, जहाँ पे चिल्ड्रन सर्विसेज स्किल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग द जो है एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे सुपरविजन का काम ये ऑफ स्टेट करता है, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, ऑफिस फॉर स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन, चिल्ड्रन सर्विसेज एंड स्किल्स। और कंट्रोल, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशनल फ्रेमवर्क विद स्कूल्स रिक्वायर्ड टू फॉलो नेशनल करिकुलम एंड स्टैंडर्ड्स। तो यूके में हो गया कि यहाँ पर भी मोर जो है सेंट्रलाइज्ड होता है, और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ पे डीओ जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो है यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड में डिवाइडेड होता है। सुपरविजन का काम सीबीएसई है या आईसीएसई बोर्ड का होता है। कौन करता है, हमारे यहाँ पे दो बोर्ड्स होते हैं ना, सीबीएसई और एक इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आईसीएस बोर्ड होता है। और यहाँ पर जो एनसीईआरटी है, वो
पूरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, और लोकल जो कंट्रोल है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। तो ये तो हो गया एजुकेशन का डिफरेंस। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे तो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यहाँ पे मोर सेंट्रलाइज्ड होता है, हैज़ अ मोर सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जहाँ पे जो है DFE होता है, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन होता है। और इंडियन में आपको पता है कि सुपरविजन का काम CBSE और ICSE बोर्ड करता है करिकुलम को, एंड यहाँ पे जो गाइडलाइंस बनाता है वो NCERT बनाता है एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन कैसा होता है, अगर हम USA की बात करें तो हायर एजुकेशन इज गवर्नड बाय मिक्स। यहाँ पर आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज। तो यहाँ पर फेडरल, स्टेट और इंस्टीट्यूशनल जो है ये पॉलिसीज का मिक्स होता है। यहाँ पे हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैव अ सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी बट आर सब्जेक्ट टू फेडरल रेगुलेशंस। एंड सुपरविजन की बात करें यहाँ पे तो कौन करता है हायर एजुकेशन में, ABET एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म मतलब जिसका यहाँ पे दिया हुआ है ABET, एंड रीजनल एक्रेडिटेटिंग एजेंसी ओवरसी द क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पे सुपरविजन का काम ये होता है हायर एजुकेशन में। अगर हम US डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्या करती है, फेडरल स्टूडेंट्स को एड्स देती है, मतलब यहाँ पे सुविधाएं देती हैं, एंड एनफोर्सेस द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बट लीव्स मच ऑपरेशनल कंट्रोल टू द इंस्टीट्यूशनल। तो यहाँ पे US डिपार्टमेंट फिर अपने दायरे में रह के कुछ जो है काम कर लेती है, जैसे बच्चों को जो है सुविधाएं दे रहा है। अगर हम UK की बात करें, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, यूनिवर्सिटीज ऑपरेट विद अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब अपनी ऑटोनॉमी में काम करती हैं, बट आर सब्जेक्ट टू नेशनल पॉलिसीज एंड फंडिंग डिसीजंस, की जो भी फंड से लेकर डिसीजंस होते हैं और जो पॉलिसीज के ऊपर फॉलोअप होता है वो सब किया जाता है। ऑफिस फॉर स्टूडेंट्स ओवरसी द सेक्टर को देखती हैं। एंड अगर हम सुपरविजन की बात UK में करें तो यूनिवर्सिटीज जो हैं आर रेगुलरली इंस्पेक्टेड एंड रिव्यूड बाय द बॉडीज। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो रेगुलर इंस्पेक्टेड होती हैं क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी के द्वारा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पता होना चाहिए आपको कि UK में जो है आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं इंस्पेक्टेड एंड रिव्यूड बाय QAA। कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर जो है, क्योंकि कंट्रोल भी सेंट्रली होता है, और जैसे ट्यूशन फीस है या रिसर्च फंडिंग्स हैं या इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस के मैट्रिसेस हैं, दीज आर द सेंट्रलाइज्ड होते हैं। अगर हम इंडिया में हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे UGC का काम है उसको हैंडल करना, ठीक है। एक्रेडिटेशन और क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें हम तो NBA है और NAC है, मतलब ये दोनों ही टीम जो है, NBA की टीम और NAC की टीम एक्रेडिटेट करने का काम करती है इंस्टीट्यूशन को। और अगर हम कंट्रोल की बात करें तो UGC और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसमें भारी रोल प्ले करती है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ हो गया क्वालिटी जो है अश्योरेंस एजेंसी होती है, और यहाँ पर AB। अब आ जाओ टीचर एजुकेशन पे, ये टीचर का एजुकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले है यहाँ पे यूएस में स्ट्रक्चर देख लो। हाँ जी, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो प्री सर्विस एजुकेशन होती है और सर्टिफिकेशन, ये दो यहाँ पे पैराग्राफ में है। पहला आता है प्री सर्विस, यानी कि सर्विस में आने से पहले। टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स आर टिपिकली ऑफर्ड थ्रू colleges and university culminating in a bachelor's degree in education और related fields। मतलब यहाँ पर जो है कॉलेजेस ही ऑफर कर देते हैं, एंड मैनी जो स्टेट्स होते हैं रिक्वायर अ मास्टर्स डिग्री, कई स्टेट्स में जो है मास्टर डिग्री भी चाहिए होती है। सर्टिफिकेशन, टीचर्स मस्ट पास स्टेट स्पेसिफिक लाइसेंस होना चाहिए एग्जाम्स के लिए एंड मीट द कंटिन्यूइंग एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स टू मेंटेन देयर सर्टिफिकेशन। और जो है कंटिन्यूइंग एजुकेशन और जो रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं उनको भी मेंटेन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो टीचर मस्ट पास द स्टेट स्पेसिफिक जो है लाइसेंस श्योर एग्जाम्स की। हर एक स्टेट का कुछ अपने एग्जाम्स का क्राइटेरिया होता होगा,
यूएस में, तो वो टीचर को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम देखें प्रोग्राम्स जो हैं ऑफन इंक्लूड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स वर्क इन एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जब भी हम एजुकेशनल की थ्योरी प्रैक्टिस को जो है यूज़ करते हैं, एज वेल एज एक्सटेंसिव स्टूडेंट टीचिंग एक्सपीरियंस, जितना टीचर के पास एक्सपीरियंस होता है एक्सटेंसिवली वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वो प्रोग्राम्स में आता है। और अगर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें टीचर के, तो वो ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है थ्रू सेमिनार्स वर्कशॉप्स के थ्रू, एंड स्कूल्स ऑफन प्रोवाइड इन सर्विस ट्रेनिंग भी देता है। मतलब ये फ्री सर्विस तो देते ही देते हैं टीचर एजुकेशन, अब ये इन सर्विस भी देते हैं जहाँ पर नए मेथड्स और टेक्नोलॉजीज को जो है यूज़ करना सिखाया जाता है। अगर हम यूके की बात करते हैं, यूके के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इनिशियल टीचर ट्रेनिंग याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर कौन था, स्कूल्स एंड कॉलेजेस ही प्रोवाइड करवा रहे थे, और उसके लिए जो है मैं बीएड और एमएड की ज़रूरत थी, जिसमें यूके में भी हमें क्या है, इनिशियल टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसके दौरान प्रोस्पेक्टिव टीचर्स कैन एंटर द प्रोफेशन थ्रू अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट रूट से आ सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स के थ्रू डायरेक्ट आ सकते हैं। द पोस्ट ग्रेजुएट का जो सर्टिफिकेट इन एजुकेशन है कॉमन बात है, एंड विच इंक्लूड्स बोथ अकेडमिक कोर्स भी होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी बच्चों को हम देते हैं। तो कोर्स का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी, ये क्या है, पीजी सर्टिफिकेट इन एजुकेशन सीई। और एक है क्वालिफाइड टीचर स्टेटस, जहाँ पर मैंडेटरी टू टीच मेंटेन स्कूल्स, मतलब जो आपको स्कूल प्रोवाइड किए जाएंगे मैंडेटरी है वहाँ पे, विच इन्वॉल्व्स पासिंग असेसमेंट, और आपको असेसमेंट्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिंग द टीचिंग कॉम्पिटेंसीज हैं, ये सब है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि यूके में दो नाम बहुत फेमस हैं, एक है इनिशियल टीचर ट्रेनिंग और दूसरा है क्वालिफाइड टीचर स्टेटस। और एक और चीज़ अभी हमने पढ़ी थी यहाँ पे, ये थी पीजी के, ये सर्टिफिकेट इन एजुकेशन सीई। ये तीनों ही कहाँ पे काम करती हैं, यूके में। अगर हम प्रोग्राम्स के और करिकुलम की बात करें, तो टीचर ट्रेनिंग जो है यूके में सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागोजी एंड प्रैक्टिकल क्लासरूम एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, और उनका मोस्टली जो फोकस होता है वो हमारी एजुकेशन पॉलिसी पे होता है। ठीक है, और प्रोफेशनल की बात करें तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी, विच इज सपोज टू स्कूल्स एंड जो अथॉरिटीज होती हैं, इसके अगर हम सीपीडी की बात करें यानी कि करिकुलम कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस और फर्दर एजुकेशन, इन तीनों की बात होती है कि भाई अगर हमें प्रोफेशनली अपने टीचर्स को डेवलप करना है, ठीक है, तो हमें सीपीडी यानी कि हमें कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को चलाना होगा, जिसके अंदर हम टीचर्स को वर्कशॉप्स जो है सेमिनार्स में इन्वॉल्व करेंगे। और भारत देश में, हमारे भारत में टीचर एजुकेशन का क्या रोल है, प्री सर्विस इन सर्विस दोनों आते हैं, है ना। प्री सर्विस जिसमें बीएड है, डीएड है, बैचलर्स डिग्री है, बीएड है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्रोग्राम्स की बात करें तो बीएड का जो प्रोग्राम है ओवर एजुकेशनल थ्योरी, साइकोलॉजी, पेडागोजी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इन सब से जुड़ा है। ठीक है, एंड देयर इज नो आल्सो इनिशिएटिव टू अलाइन टीचर एजुकेशन विद द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि एनसीएफ। यहाँ पर प्रोग्राम्स को चालू कौन करता है, एनसीएफ, ये एक इनिशिएटिव है। अगर हम कॉन्टिन्यूशन में यूएसए का देखें, तो टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स आर एक्रेडिटेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जिसके अंदर आती है काउंसिल फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ एजुकेटर प्रिपरेशन, यानी कि इसमें आती है CAEP, याद रखिएगा। एंड जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं ओवरसी द टीचर सर्टिफिकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को ध्यान रखते हैं कि उनको कैसे प्रोफेशनली डेवलप करना है, इन सब चीज़ों को जो है देखा जाता है, समझा जाता है। यूके जिसमें भी हमने पीछे बात की थी कि ये इनिशियल टीचर ट्रेनिंग होती है, क्वालिफाइड टीचर स्टेटस होता है, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, अभी हमने DFE पढ़ा था, डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन ऑफस्टेट था इसमें, जो कि इंस्पेक्ट करता है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, इंस्पेक्ट करता है नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज लाइक द टीचर ट्रेनिंग।
टीचर ट्रेनिंग को स्टैंडर्ड देता है जिसमें आईटीटी आता है, यानी कि इनिशियल टीचर ट्रेनिंग आता है। इंडिया भारत के देश में बात करें तो टीचर एजुकेशन में भी हमने बताया था एनसीटीई होता है, क्वालिटी को कंट्रोल नापने के लिए, एक्रेडिटेट करने के लिए नैक होता है। क्लियर। अब आते हैं डिस्टेंस एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन पे। डिस्टेंस एजुकेशन का क्या क्या क्राइटेरिया है, तो भारत के देश में आपको पता है डिस्टेंस जो एजुकेशन है वो इग्नू ध्यान रखता है, तो उसी के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन देख लेते हैं पहले यूएस से। Distance education is managed by individual institution and specialized online colleges. डिस्टेंस एजुकेशन को कुछ जो है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन संभालते हैं, और यहाँ पर जो डिस्टेंस एजुकेशन है एक्रेडिटेटिंग द कमीशन ओवरसी एक्रेडिटेशन, ये ओवरसी मतलब पूरे उसमें एक्रेडिटेशन का काम कौन करता है, डिपार्टमेंट एजुकेशन डीई एक्रेडिटेटिंग कमीशन। Institutions are responsible for maintaining the quality standards and thorough there is oversight from the accrediting bodies। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, कि मतलब इंस्टीट्यूशंस को खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा, कोई बाहर से आके जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अगर हम यूके में देखें, डिस्टेंस एजुकेशन इज मैनेज बाय यूनिवर्सिटीज लाइक ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आएगा, वेरी सिंपल पैराग्राफ, और यूके में है डिस्टेंस एजुकेशन। सुपरविजन के लिए यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी आती है, और इंडिया में डिस्टेंस जो है एजुकेशन काउंसिल एंड नाउ द नेशनल बोर्ड एक्रेडिटेशन ओवरसी। अब क्या होता है, हमारा डैक और जो है एनबीए, ये दोनों ही हमारे जो एक्रेडिटेशन के बोर्ड्स हैं वो इसमें आते हैं इंडिया में, एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। क्वालिटी एश्योरेंस किस तरीके से मैनेज होती है कि हाँ क्वालिटी मेंटेन रहती है, तो प्राइमरी जो यूनिवर्सिटीज़ जो है हमारी रेगुलेटरी जो बॉडीज है उनके बीच में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें यूएस में, तो मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो हैं उन्होंने रोबस्ट, यानी कि उन्होंने जो प्रोग्राम है मोड का या ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करने का या हाइब्रिड कोर्सेज करने का, वो यहाँ पे इन्होंने किया, मतलब प्रैक्टिस किया। अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन जो है यूएस की बात करें तो असेसिबल, ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लोकल एंड स्केड्यूल, इट इज़ सपोर्टेड बाय द एडवांस्ड ऑनलाइन लर्निंग। यहाँ पर बच्चों को न्यू टेक्नोलॉजीज और एडवांस्ड लर्निंग सिखाई जाती है। यूके में बात करें तो डिस्टेंस लर्निंग इज प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटीज लाइक ओपन यूनिवर्सिटी एंड थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इट इज़ ऑफर अ रेंज ऑफ अंडर ग्रेजुएट। प्लस यहाँ पे कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज अवेलेबल थ्रू यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस प्रोफेशनल बॉडीज कवरिंग वेरियस फील्ड्स एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर थोड़ा सा ये थियोरिटिकल है, क्योंकि इसमें आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। मैं पॉइंट्स तो दे दूँगी, लेकिन आपको अगर उसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ गया, प्रॉपर इलेबोरेट नहीं हुआ, तो दिक्कत आ सकती है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस और कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन के लिए क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूके वेल डेवलप्ड है, फोकस्ड है, यहाँ पे हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस आपको ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड में मिल जाएंगे। हाँ जी, तो डिस्टेंस एजुकेशन अगर हम भारत में बात करते हैं तो सबको पता है यहाँ भारत में क्या है, इग्नू है ना। इग्नू संभालता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एंड सेवरल कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो आपको अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन जो भारत में ये उनका ये रहता है कि
पूरे जो जो ऑडियंस हमारी वर्किंग प्रोफेशनल्स है, मतलब वर्किंग काम कर रही है, रिमोट एरियाज में रह रही है, उनको हम लोग जो है एजुकेशन का एक्सेस दे पाए। और जो वो नोट्स प्रोवाइड करती है वो प्रिंटेड में, मटेरियल में, ऑनलाइन रिसोर्सेज में फेमस है। अगर हम कंटिन्यूइंग एजुकेशन की बात करते हैं कि एजुकेशन को कंटिन्यू कैसे किया जा सकता है, तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज, इसको प्रोवाइड करती है जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट के कोर्सेज चलते हैं। एंड द एम्फोसिस इज ऑफन ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, उनका जो मोस्टली फोकस्ड रहता है वो ये रहता है वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर, या करियर जो है करियर ओरिएंटेड के ऊपर रहता है। और इनके फोकस एरिया कहाँ कहाँ पे सिखाते हैं ये, जैसे डाइवर्स नीड्स होती हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट की, इंटरप्रेन्योरशिप या प्रोफेशनल पर्सनल एनरिचमेंट की। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर हम यूएस में बात करते हैं तो उनके फोकस एरिया कौन कौन से होते हैं, प्रोफेशनल, करियर एडवांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल एनरिचमेंट। अब तो स्किल डेवलपमेंट जो है हर एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करने लगा है। अगर हम यूके सिस्टम की बात करें तो प्रोग्राम्स तो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि करियर डेवलपमेंट हो, स्किल एनहांसमेंट हो, पर्सनल ग्रोथ हो। ये तीनों ही चीज़ें हमारे जो है हर एक, मतलब अगर आप कंपैरिजन भी करोगे तो हर कहीं जो है अब स्किल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे करियर के लिए जो है उनको अवेयरनेस के साथ साथ में डेवलपमेंट फोकस्ड भी कराया जा रहा है। तो ये हो गया इनके बेसिक डिफरेंस। तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना।